तो शाम के 6 बज चुके हैं। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी एनडीटीवी में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करते हैं। देखिए, दुनिया के दो ताकतवर मुल्क ईरान और इजराइल जंग के मैदान में हैं। दोनों मुल्कों के बीच छिड़ी ये जंग वक्त के साथ और भीषण होती चली जा रही है। ईरान ने तेल अवीव पर 150 से ज्यादा मिसाइल्स दाग दी हैं। जवाब में इजराइल ने ईरान पर दूसरी एयर स्ट्राइक कर दी। अब ईरान के एटमी ठिकानों पर फिर से हमले किए। लेकिन आज एक बड़ा डेवलपमेंट आया। चीन और रूस खुलकर ईरान के समर्थन में खड़े हो गए। उधर अमेरिका ने भी इजराइल को वार्निंग दे दी, अगर कोई और जंग में कूदेगा तो अंजाम बहुत खतरनाक होगा। ईरान को यह कहा गया था। अब सवाल यह भी उठने लगे कि क्या परमाणु डील के लिए ट्रंप युद्ध करवा रहे हैं? ट्रंप की जिद से ईरान कैसे लड़ेगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बोल चुके हैं कि ईरान को परमाणु समझौते के लिए बहुत वक्त दे दिया गया, अब और मौका नहीं देंगे। लेकिन अहम सवाल यह है इस वक्त कि आखिर इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप की जंग क्यों लड़ रहे हैं? मिडिल ईस्ट का आसमान धुआं धुआं है, सब कुछ बारूदी हो चुका है। तो सवाल है कि इस धुएं और बारूद का सूत्रधार कौन है? ये जंगी आगाज करने वाले नेतन्याहू की सोच है या किसी और की? ईरान पर अटैक का मास्टरमाइंड कौन है? आप इस सवाल का जवाब खुद ब खुद समझ जाएंगे जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ताज़ा बयान सुनेंगे। बयान में एकदम गुंडे की माफिक धमकी है, डॉन की तरह हनक है। लेकिन ट्रंप हैं तो कह सकते हैं कि अंदाज में वही बड़बोलापन है। समझौता कर लो वरना सब कुछ खत्म। मैंने कहा था जो होने वाला है वो सोच भी नहीं सकते हो। ईरान के कुछ कट्टर नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। अब वो सारे मारे जा चुके हैं। अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो हालात और खराब होंगे। ट्रंप की आखिरी लाइन पर गौर कीजिए, हालात और खराब होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति का ये कहना यकीनन दुनिया के लिए गंभीर है, युद्ध के उन्माद को और भड़काने वाला है। ईरान के स्वाभिमान पर चोट हुई है, देश में बदले की आवाज सड़क तक आ चुकी है। जाहिर है इजराइल इस हमले में अमेरिका का मोहरा दिख रहा है, तो आसार यही है कि ट्रंप अपने मंसूबे पूरे होने तक इस जंग को रुकने भी नहीं देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। चलिए इस चर्चा की हम करते हैं शुरुआत। इस वक्त आपको बता दें तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में अभी डीपी श्रीवास्तव साहब जुड़ जाएंगे, फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर हैं, ईरान में रहे हैं। प्रोफेसर खीनराज जहांगीर साहब जो कि एडजंक्ट फैकल्टी बेन गुरियन यूनिवर्सिटी इजराइल में रह चुके हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। डॉक्टर बेल अवार्ड साहब वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं। स्वागत है सर। स्टूडियो में अगर बात कर लें तो हमारे साथ सैयद आकिब जैदी साहब, इनके बारे में बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में ये भी थ्रू हो जाएंगे, एक्सपर्ट हैं, ईरान से जुड़ जाएंगे, स्वागत करेंगे उनका जरूर। और जाकिर हुसैन साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, नोएडा स्टूडियो में। जाकिर हुसैन साहब स्वागत है। और साथ ही हमारे सहयोगी जो हर युद्ध की खबर पर सबसे पहले एनडीटीवी के दर्शकों तक खबर पहुंचाते हैं सटीकता के साथ, उमा शंकर सिंह हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। उमा, आप ही के साथ हम करना चाहेंगे इस चर्चा की शुरुआत। पहले तो आप सभी दर्शकों को अपडेट कर दीजिए कि इस वक्त स्थिति क्या है। जी देखिए, स्थिति जो 36 घंटे पहले करीब शुरू हुई थी उसी तरह की है और लगातार जो हमले और उसकी जवाबी हमले की जो आशंका है वो बनी हुई है। अब से थोड़ी देर पहले भी जो अटैक है वो किया गया है इजराइल की तरफ से ईरान के अलग अलग हिस्सों में, और ईरान की तरफ से भी लगातार कोशिश हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा इजराइल को नुकसान पहुँचाने की। जो 3 लोगों की जो मौत है वो इजराइल में हुई है। जो यूएनएससी में जो बयान दिया गया उसके मुताबिक 78 लोग जो हैं वो ईरान में मारे गए हैं इजराइल के हमलों में, और 300 से ज़्यादा लोग जो हैं घायल हुए हैं। तो अब जो स्थिति है वो बनी हुई है इस बात पर कि ईरान के ऊपर अब किस तरह का बड़ा हमला जो है वो इजराइल की तरफ से होता है, और किस तरह से जो ये पूरा जो युद्ध है वो और एस्केलेट करता है। क्योंकि चीन और रूस जैसी शक्तियां जो हैं वो बयानों के जरिए अभी बेशक सामने आई हो, लेकिन आगे आने वाले समय में अगर ज़्यादा ईरान पर हमले किए इजराइल ने तो वो सीधे तौर पर भी इसमें इंटरवीन करने की कोशिश कर सकती है। इस बात का अंदेशा भी जो है वो जताया जा रहा है। तो बहुत एक वोलेटाइल सिचुएशन है, और इस बीच जो है वो दोनों ही तरफ से जो दावे प्रतिदावे हैं वो भी किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैंने अभी जानकारी दी कि किस तरह से अभी स्थिति है। चलिए हम शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। डॉक्टर
वेल अवार्ड साहब मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं। अवार्ड साहब ये बताइए, मेरा पहला ही सवाल आपसे ये है कि अचानक से इजराइल ने ईरान पर ये अटैक क्या कर दिया, क्यों कर दिया? ये जो ऑपरेशन लायन चलाया गया है इसके पीछे मकसद क्या है? क्योंकि सब कुछ तो शांत था। ये कह रहे जिस दिन हमारी 7 अक्टूबर में हमास अटैक किया था, सारी दुनिया क्या मांग रही है, तो बिल्कुल आप तो कंडेम करना चाहिए टेररिस्ट एक्ट, उन्होंने करा दिया। अभी एक स्टेट है पूरी देश में अटैक कर रहे हैं, इट इज अ वायोलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अगर उन्होंने बातचीत चल रहा था अमेरिका के साथ में और 6 राउंड ऑफ टॉक में, वो तो ये कल होने वाले हैं, लेकिन इजराइल में खुद बताया था 8 महीने से पहले, अभी तक इजरायली प्रेस भी बताया था हम, ये 8 महीने से पहले उन्होंने पूरा प्लान किया था। लेकिन वो हम लोग कह रहे 20 साल से पहले इजराइल में प्लान कर रहा है, ईरान तोड़ने के लिए तैयारी है, क्योंकि जिस दिन ईरानियन रेवोल्यूशन आ गया उस दिन में दुश्मन बन गया था दोनों देश में। तो इसलिए इजराइल में तो उनकी सिर्फ मतलब ये इजराइल में पूरा सीरिया तोड़ दिया था, लेबनान भी तोड़ा था, फलस्तीनी भी तोड़ा था। अभी तक इस जगह में सिर्फ ईरान में रहने वाले हैं और पूरा कब्जा करनी चाहिए पूरा मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया का, अगर ईरान निकाल देगी। इसलिए इस अटैक में कोई कानून भी नहीं कर सकते। इसलिए ईरान कहते हमारा हक है और रिटेलिएशन इंतकाम करना चाहिए। इसलिए तो शुरू हो गया था इजराइल में, लेकिन कैसे बंद हो जाएगी वो ईश्वर में दुनिया कब हो जाएगी। ठीक है जाकिर हुसैन साहब, आपसे हम समझना चाहेंगे, क्या 7 अक्टूबर 2023 को ये युद्ध शुरू नहीं हो गई थी, जब हमास ने अटैक कर दिया था इजराइल में, सैकड़ों लोग मारे गए थे, बंधक बना लिए गए थे, और बैक तो ईरान ने ही किया था ना, ईरान तो बैकअप में था ही। ईरान का जो सबसे बड़ा स्टैंड है वो फ़लस्तीन के लिए है। फ़लस्तीन जो मुल्क है फ़लस्तीनियों को मिलना चाहिए, यही एक बहुत बड़ा इरिटेंट था इजराइल का फ़िलहाल। लेकिन उसके पहले भी था कि जिस तरीके से इजराइल एक एक करके सारे जो है रीजनल पावर को ख़त्म किया, पहले इजिप्ट के न्यूक्लियर वेपन को ख़त्म किया, फिर सीरिया को किया, फिर इराक़ को किया, अब आखिरी कांटा ईरान था। इसको भी ये जो है कल जो है मतलब फ्राइडे में इसने भी इस पर लॉन्च किया है। तो अब ये देखना है ये कि सिर्फ न्यूक्लियर वेपन ही ख़त्म किया जाए या रिजीम चेंज भी किया जाएगा, जो अमेरिका का मंशा है, और बहुत से ऐसे लोग भी चाहते हैं कि ये आयतुल्लाह की रिजीम जानी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि ये वार जो है अभी इस तरीके से थमेगी, या ईरान के ऊपर इन्होंने अटैक करके ये साबित कर दिया है कि ईरान क्या करेगा। ईरान मेरे ख्याल से झुकने वाला नहीं है, ये वार लंबी चलेगी। जिस तरीके से ट्रंप का स्टेटमेंट आया है कि हम शामिल तो नहीं थे, लेकिन हम पूरी तरीके से पुष्टपनाही कर रहे हैं। जब से ट्रंप आए हैं 12 बिलियन डॉलर का आर्म्स इजराइल को सप्लाई किया है, लेज़र गाइडेड मिसाइल्स भी दिया है। डिगो गार्सिया पे जो इनका जो बेस है उसमें बी बॉम्बर से लेकर तमाम सारे असलहे भी इकट्ठा किए हैं, जिसे हम कह सकते हैं गन बोट डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके ईरान को प्रेशर में लाने की कोशिश की गई। जब इजराइल ने अटैक किया तो ये दुनिया देख रही थी कि अब ईरान क्या करेगा, लेकिन ईरान ने ताबड़तोड़ फिर अटैक किया। उससे ये जाहिर कर दिया कि ईरान पीछे नहीं हटेगा। सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, वोलेटाइल हो गई है, दुनिया पे भी इसके ऊपर पूरा असर पड़ेगा। अगर हुर्मुज़ पे जो है कहीं ब्लॉकेड होता है तो 19% तेल वहीं से निकलता है। कोविड, यूक्रेन, फिर जो है ईरान इराक वार, ईरान इजराइल वार, तो दुनिया की अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, ये सारा जो है। और ट्रंप का मागा क्या होगा। उन्होंने कहा था कि हम आते ही जो है दुनिया में लड़ाई ख़त्म कर देंगे और 24 घंटे में यूक्रेन का युद्ध ख़त्म कर देंगे। तो हो क्या ये रहा है, पहलगाम में लड़ाई तो बढ़ गई है जी, बढ़ती जा रही है ये। ठीक है, चर्चा में हम डीपी श्रीवास्तव साहब को भी शामिल करते हैं। फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर हैं, पूर्व भारतीय राजनयिक है, ईरान में इनकी तैनाती रही है। डीपी सर, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या अमेरिका ने जो धमकी दी ईरान को न्यूक्लियर तैयारी को लेकर, उससे कुछ जोड़कर आप देखते हैं इसको टाइमिंग? देखिए साहब, ये बड़ी ही खतरनाक स्थिति है, न सिर्फ ईरान और इजराइल के लिए बल्कि इस पूरे क्षेत्र के लिए, और शायद अगर ये लड़ाई बढ़ी तो पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां से विश्व का कम से कम 20% तेल जाता है हॉर्मुज़ स्ट्रेट से। और अगर ये अभी 1-2 दिन की लड़ाई में तेल का दाम 7% बढ़ गया, $1 बढ़ने से हिंदुस्तान की जो आयात का एनुअल बिल है
उसमें 14,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हो जाती है। और ऐसे ही आप समझ लें कि और मुल्कों पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। जहां तक अमेरिका की भूमिका है और प्रेसिडेंट ट्रम्प का कहना है कि वो ईरान अगर इस स्थिति में भी समझौता कर ले तो आगे नुकसान से बच जाएगा, मेरे ख्याल से ये बड़ी अवास्तविक सोच है, क्योंकि इस हमले से ईरान में जो न सिर्फ रजीम बल्कि जो जनता है, ईरानियन जनता, उनमें भी ये बात आ गई है कि आगे बातचीत या समझौता करने से कोई फायदा नहीं है और इसका परिणाम उल्टा होगा। जो इजराइल समझ रहा है वो शायद उनके परमाणु प्रोग्राम में कुछ देरी हो जाए, मगर मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में तो ये उससे बढ़ के ही हो, वो इस दिशा में और आगे बढ़ेंगे। और ये मैं नहीं समझता हूं कि ईरान इस हमले के बाद अमेरिका से बातचीत करने के लिए तैयार होगा। ठीक है सर, जुड़े रहिएगा। वापस आते हैं हमारे साथ प्रोफेसर क्यूराज जहांगीर साहब भी जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर हैं ओपी जिंदल ग्लोबल के। क्यूराज जी, मेरा ये आपसे सवाल है कि ईरान जो है वो मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर पावर बनने की तरफ था, और वजूद को बचाने के लिए क्या इजराइल ने यह कदम उठाया है खतरा को देखते हुए और यूएस के समर्थन से? नमस्कार जी नमस्ते। देखिए, ये बात हिंदुस्तानी होने के नाते बड़ी कायदे से समझ में आती है। किसी देश का न्यूक्लियर होना उनकी एक तरह से कहिए कि संप्रभुता का अधिकार है, और जिस तरह से भारत ने अमेरिका के सैंक्शंस के चलते अपने आप को न्यूक्लियर किया, तो ईरान का उस तरह से न्यूक्लियर होना बहुत ही लाजमी और एक वाजिब निर्णय हो सकता है जो ईरान का है। पर भारत की बजाय ईरान ने एक अपनी विदेश नीति में का सबसे बड़ा जो मिशन बना रखा है पिछले 50 साल में, वो मिशन है शिया इस्लाम को लेके चीज़ें बढ़ाना। जैसे हिजबुल्लाह का जो क्रिएशन है लेबनान में, वो अपने आप में सिर्फ उनकी धार्मिक सोच का ही एक सबूत है। हाँ। और इसी के चलते उन्होंने जो सबसे बड़ी बात करी, जिसकी कीमत आज भारी पड़ रही है, कि एक अमेरिकन विरोध और एक इजरायली विरोध की राजनीति को हवा देना। आप अभी एक सज्जन ने कहा कि फिलिस्तीन के हक की लड़ाई ईरान का बड़ा मकसद रहा है। ये मकसद कतई नहीं रहा है। आप एक साल पहले फिलिस्तीन के नेता है महमूद अब्बास, उनके रमल्ला स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए। उन्होंने साफ कहा है कि ईरानियन आयतुल्लाज फिलिस्तीन के खून का बेजा इस्तेमाल ना करें। तो ईरान का फिलिस्तीन के मुद्दे को किस मुकाम तक ले जाने का कमिटमेंट है, वो बिल्कुल ही मतलब मुझे नहीं समझ में आता। फिलिस्तीन के लोगों से खुद पूछिए। उनका एक राजनीतिक और वैचारिक आंदोलन है जो मिडिल ईस्ट में एंटी अमेरिकनिज्म और एंटी इजरायलिज्म पे टिका है। तो उसी के चलते आप देख लीजिए, भारत ने किनारा कर ही लिया ईरान से। बिल्कुल, मतलब ठीक है, जुड़े रहिएगा सर। हमारे सारे मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन थोड़ा दर्शकों को इससे जुड़ी हुई हम डिटेल्स भी दे देते हैं कि अगर ईरान और इजराइल में जंग और तेज हो जाती है, अगर ये जंग भीषण होती है, तो दुनिया का कौन सा मुल्क किसका साथ देगा, किसका साथ निभाएगा, ये भी अपने आप में जानना जरूरी है। संभावनाएं क्या हैं, इसकी डिटेल्स भी आपको जरूर जाननी चाहिए। तो हम अपनी स्क्रीन पर आपको लेकर आएंगे और आपको दिखाएंगे कि जो धड़ा है, मान लीजिए रशिया की अगर हम बात कर लें या फिर चाइना की बात कर लें, ये खुलकर अभी समर्थन में आ चुके हैं। हालांकि अमेरिका तो हमेशा से इजराइल के साथ खड़ा है ही, लेकिन अगर इसके आगे भारत की स्थिति होगी तो फिर क्या होगी, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। युद्ध हमेशा विनाश लाता है, ये सभी को पता है। देखिए, 3 साल से 2 मुल्क जंग के मैदान में हैं। यूक्रेन जैसे अदन्य से मुल्क ने रूस के नाक में दम कर रखा है। सालों साल हो गए, युद्ध जारी है, लेकिन लग रहा था रशिया को या किसी दूसरे देश को कि हो सकता है कुछ महीनों में यह सब कुछ खत्म हो जाए। ऐसा तो हुआ नहीं, और अब इजराइल और ईरान भी ऐसे ही विध्वंसक जंग की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जो अटैक हुए, और ये जो ऊपर हवा में ब्लास्ट हो रहा है, दरअसल आयरन डोम उसको नष्ट कर रहा है। देखिए, सैकड़ों पहले रॉकेट्स मिसाइल अटैक किए गए इजराइल की तरफ से ईरान की तरफ। भारी वहां पर नुकसान की खबर, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग जख्मी हैं और बहुत सारी इमारतों को नुकसान पहुंचा, यानी तबाही मची। अब पलटवारी जो कहते हैं ना, जो भरा बैठा था ईरान, उसने पहले भी कहा था कि अगर हम पर कुछ हुआ
तो हम इसका करारा जवाब देंगे। तो उसने पलटवार कर दिया, देर नहीं लगाई, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लिया, उसने मिसाइल दाग दिए, ड्रोन से अटैक कर दिए। लेकिन आयरन डोम जो सबसे सुरक्षित प्रणाली है और इसकी वजह से इजराइल खुद को सेफ मानता है या बचाता रहा है, वो भी तस्वीरें आपको दिखाएं। उसने हवा में मिसाइल्स को मार गिराया, लेकिन बहुत सारी जो मिसाइल्स हैं वो इजराइल के अंदर गिरी, नुकसान वहां भी पहुंची। और ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं फोर्डो परमाणु स्थल है, वहां पर जो दावा किया गया है 2 धमाके हुए और वो जो धुआं उठता आसमान में वो आपको नजर आ रहा है, ये जगह है। हम थोड़ी देर में आपको हम दोनों जो देश हैं उनकी ताकत क्या है, चाहे वो नेवी की बात कर लें, एयरफोर्स की बात कर लें या फिर आर्मी की बात कर लें, ये भी हम तुलना कर देंगे। कितने शिप, कितनी वॉरहेड, सब कुछ ये हम बताएंगे। तो आपसे हमने कहा था कि युद्ध की स्थिति में अगर ये भीषण होती है तो कौन से देश किसके साथ खड़े हैं, अब नजर डाल लेते हैं। देखिए, ईरान की बात कर लें और इजराइल की बात कर लें, रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, टर्की, ब्रिटेन, लेबनान, जर्मनी, सीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कतर, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, इनकी क्या भूमिका है ये आप हमें देख पा रहे हैं, आपके सामने हम दिखा रहे हैं। रूस ने साफ तौर पर कह दिया कि हम तो भाई ईरान के साथ खड़े हैं। चाइना ने भी बयान देके कह दिया हम इधर खड़े हैं। ये जंग की स्थिति, अमेरिका साफ तौर पर उसका स्टैंड क्लियर है। उसके पीछे अभी हम जड़ पर जाएंगे, अपने एक्सपर्ट से भी, हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि ये आगे क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे अमेरिका का क्या हित है, क्या मकसद है, क्या न्यूक्लियर को लेकर जो धमकी दी गई। लेकिन साथ साथ आपको ये दिखा रहे हैं, ये जानना आपके लिए जरूरी है कि ये जो धड़ा है कौन किसके साथ। ईरान की ग्राफिक्स में आप देख पा रहे हैं, टर्की ईरान का फेवर कर रहा है, ब्रिटेन जो है वो इजराइल के साथ खड़ा है, उधर लेबनान जो है वो ईरान के साथ खड़ा है, जर्मनी इजराइल के साथ खड़ा है। थोड़ा जल्दी जल्दी इसको दिखाने की कोशिश की जाए। और साथ ही आपको बता दें, सीरिया पहले से ईरान के साथ खड़ा है, ऑस्ट्रेलिया इजराइल के साथ ही खड़ा है। लेकिन भारत की भूमिका क्या होगी? भारत हमेशा से अपनी डिप्लोमेसी के लिए जाना जाता है, कूटनीतिक बहुत अच्छा एक रणनीति होती है, क्योंकि हमारा सबसे एक संबंध है। हम ईरान को भी इग्नोर नहीं कर सकते और इजराइल को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम इस वक्त उमाशंकर का रुख करेंगे। हमारे तमाम जो मेहमान हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो तो जुड़े हुए हैं। लेकिन उमा, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, भारत के लिए भी एक हमेशा से स्टैंड लेने वाली बात होती है। हमने रूस के साथ भी देखा, हमने यूक्रेन के साथ भी देखा, भारत ने बहुत अच्छी कूटनीति का एक मुजाहरा पेश किया, दोनों देशों को साथ लेकर चलने की कोशिश और अपनी शर्तों पर। यहां पर अगर इजराइल की उम्मीदें भारत के लिए बहुत ज्यादा होती हैं और ईरान से भी हमें ताना बाना रखना है, सब कुछ रखना है, आयात निर्यात, तो स्थिति किस तरह से आगे बढ़ती देख रहे हैं? जी देखिए, अभी जो ताज़ा अपडेट है उसमें हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि भारत के विदेश मंत्रालय ने एससीओ के उस बयान से अपने आप को अलग कर लिया है जिसमें इजराइल के हमले की जो निंदा है वो की गई थी ईरान पर। भारत का साफ तौर पे कहना है कि भारत इस पूरे मामले में अपना मत पहले ही जाहिर कर चुका है और उस मत को वो एससीओ सदस्य देशों को भी बता चुका है। और जिस बैठक के बाद ये बयान एससीओ का जारी किया गया, उस बैठक में भारत शामिल नहीं था। तो इसके ज़रिए भारत ये साफ कर देना चाहता है कि जो कुछ भी ईरान पर किया गया उसको लेकर उसकी चिंता है और इस चिंता को विदेश मंत्री जयशंकर जो हैं वो ईरान के विदेश मंत्री के साथ साझा भी कर चुके हैं और साथ ही दोनों ही पक्षों को कह चुके हैं कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए मामले को सुलझाया जाए। तो जो आपने सही जिक्र किया कि चाहे ईरान, चाहे वो रूस और यूक्रेन के बीच का मामला हो, भारत ने साफ तौर पर कहा कि युद्ध का काल नहीं है और डायलॉग और डिप्लोमेसी ही एकमात्र जरिया है जिसके जरिए समाधान तक पहुंचा जा सकता है। तो अभी भी भारत ने जो पोजीशन किया है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ईरान के साथ भी भारत के बहुत ही बेहतर रिलेशन रहे हैं और दूसरी तरफ जो है इजराइल के साथ भी खासतौर पे हाल के वर्षों में काफ़ी मजबूत जो संबंध हैं वो आगे बढ़े हैं। और ऐसे में क्योंकि भारत एससीओ का मेंबर भी है और एससीओ की तरफ से कोई बयान जारी किया गया है और उसमें भारत की सहमति नहीं ली गई है, तो ये एक डिप्लोमेटिक एक चैलेंज, एक जो विरोधाभास है वो पैदा करती है और इसलिए भारत की तरफ से सफाई आई है। बिल्कुल। असलम रिजवी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ईरान मामलों के जानकार हैं। असलम रिजवी साहब, भारत के इस फैसले को, एससीओ से अपने आप को अलग रखना, इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं सबको सलाम करता हूं जो पैनल में है, आदाब, नमस्कार। और बहुत ही अच्छा सवाल है और इस सवाल के अंदर यह बात झलक रही है कि भारत एक महान देश है जी। जो वेस्टर्न कंट्रीज के सामने और उनकी पॉलिसियों के सामने वो सर नहीं झुकाता है। इस तरह से कि आपने देखा, जैसा कि मैं सुन रहा था, अभी आप कह रहे थे कि कौन सा मुल्क किसके साथ है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सुन के कि भारत ने
जो अपनी पोजीशन बहुत ही क्लियर की और वो न्यूट्रल पोजीशन के साथ सामने आया है। और ये महान जो कंट्रीज हैं उनकी यही पहचान हुआ करती है। तो हम सब जानते हैं कि इस वक्त जो कुछ भी मिडल ईस्ट में हो रहा है वो अगर कुछ गलत होता है और ज़्यादा हो जाता है तो इसका नुकसान सिर्फ ईरान और इजराइल को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भी होगा। अगर अपनाए हुर्मुज को बंद कर दिया जाए, ईरान बंद कर दे स्टेट हुर्मुज जो है, तो तेल की कीमत बढ़ जाएगी, उसका असर हिंदुस्तान पर भी पड़ेगा। इसलिए भारत की पॉलिसी को मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि उन्होंने जो पक्ष अपना रखा है उससे ये जो मिडिल ईस्ट में आग भड़की है, ये आग जो है जरूर बुझेगी। असलम जी, चूंकि आप ईरान में ही इस वक्त मौजूद हैं, वहां से आप हमारे पूरे दर्शकों के साथ जुड़े हुए हैं, तो ईरान में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या हलचल है? क्या बदले की कार्रवाई को और तेज करेगा ईरान या इंतजार? मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि कल का जो दिन था ईरान में वो ईद का दिन था। हाँ। और कल जो है ईद गदीर थी, इसके बारे में बाद में बताया जाएगा, वक्त नहीं है आपके पास। तो उस मौके पर जो शिया कम्युनिटी है वो आम तौर से घर के बाहर रहती है और बड़े बड़े प्रोग्राम्स करती है। तो दिन में ईरान पर जबरदस्त हमला हुआ और पूरी दुनिया ने ये कहा कि ईरानी डर गए हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं आपको कुछ वीडियोस भेजूंगा कि पूरे ईरान में लोग कल रात में सड़कों पर नजर आए जश्न और मनाने। ईरान की जश्न मनाने के लिए भी, और ईरान से, ईरानी गवर्नमेंट से ये डिमांड कर रहे थे कि हमले का जवाब हमला हो, मिसाइल उनमें का महिलाएं जवाब भी शामिल थी, मिसाइल। जश्न जब मनाती सड़कों पर हमने देखा था। हाँ जी हाँ। तो इस वक्त जो है कल पूरी रात ईरानी जश्न मनाते रहे और उस वक्त जब ठीक है इजराइल के सर, लोग लेकिन मैंने आपसे इसलिए सवाल पूछा था, बिल्कुल आपने सही कहा कि वहां पर देखिए ईद मनाई जा रही थी, लेकिन आपको याद होगा, थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर जाएंगे क्योंकि दोनों पक्ष रखना हमारा कर्तव्य है। 7 अक्टूबर 2023, ठीक, वहां पर भी इजराइल के अंदर भी त्योहार मनाया जा रहा था, वहां पर भी निर्दोष लोग ही थे जब हमास की तरफ से अटैक किया गया, और ईरान ही तो बैक करता है ना, जड़ में तो वो कहते हैं कि ईरान है। तो ये तनातनी की वजह, इस पर भी थोड़ा सा रोशनी डालें। देखिए, मैं किसी भी आतंकवाद का समर्थन नहीं करता हूं, किसी भी दहशतगर्दी का। जो दहशतगर्दी जो है वो कभी एक अकेला एक शख्स भी कर सकता है और एक ग्रुप कर सकता है और एक कंट्री कर सकता है। अगर 2000 से ज्यादा या कम ज्यादा लोगों को मारने वाले को आतंकवादी कहा जा सकता है, तो जो 1 लाख के करीब लोगों को मार रहा है उसको आतंकवादी क्यों नहीं कहा जाएगा? ये दुनिया की नाइंसाफी है। आप इतने अच्छे चैनल के जरिए से प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, इंसाफ से बताइए कि 20,000 से ज्यादा उन बच्चों को जो शीरखार बच्चे थे, दूध पीते हुए बच्चे थे, उनको मार दिया गया। आप उनके लिए ये सवाल कभी आपने किया कि क्या इनको भी आतंकवादी कहा जाए? हमास के लिए तो सारी कोशिश है, और जो है जो जिन्होंने बच्चों को मारा है, आज इस वक्त सूरत हाल ये है कि तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे जो है भूख और प्यास से वहां पर मर रहे हैं। और हमले लेकिन से जो इजराइल लोग तो मर यही रहे कह रहा है ना कि हमारे भी जो नागरिक थे वो निर्दोष थे, वहां भी बच्चे थे, बच्चियों की हत्या की गई, नृशंस, बहुतों की रेप की गई, बहुत सारी चीजें ये बाद में मीडिया में आप चलने लगी, आरोप भी लगे। तो इसको किस तरह से देखेंगे? ये रेप वाली जो खबर थी, आप इसे प्लीज जो है चेक कीजिएगा, गूगल कीजिएगा, तो आपको मालूम होगा कि ये गलत साबित नहीं, हुई थी। दावा किया गया था इजराइल की तरफ से, और ये वेस्टर्न मीडिया की उड़ाई हुई खबर थी, जिसके बाद में ये माना गया कि साहब ने ये गलत खबर थी। देखिए, उन लोगों पर जुल्म हुआ है। फिलिस्तीन एक कंट्री है, इजराइल कोई कंट्री नहीं है। मैं आपके घर में जाकर कब्जा कर लूं, फिर मैं आपसे कहूं कि साहब 1 बेडरूम आप मुझे दे दीजिए। अच्छा, इजराइल को आप कंट्री का दर्जा ही नहीं देते? नहीं है, नहीं, कैसे मैं आपके घर में घुस जाऊं साहब? ये बताइए आप मुझे। आपके घर में मैं चला जाऊं और उसके बाद मैं ताकत के बल पे कब्जा करके आपका 3 बेडरूम का फ्लैट हो और 2 आपसे मैं ले लूं और 1 आपको दे दूं, तो ये इंसाफ नहीं है। ये फिलिस्तीन का और इजराइल का मसला वैसे ही जैसे ईस्टर्न इंडिया वाला मसला था कि जब ये अंग्रेज जो आए थे वो इस कंपनी के बहाने से आए और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। बिल्कुल यही सूरत हाल जो है इजराइल और फिलिस्तीन। तो आगे आप किस तरह से इसको देखते हैं? ये जंग अभी रुकेगी या ये जंग और तेज होगी? ये इजराइल पर निर्भर है, मेरा ख्याल तो यही है। लेकिन ईरान जंग के लिए तैयार है। उसकी वजह यह है कि अगर ईरान ने पीछे कदम हटा लिया तो वहां की जो जनता है वो ईरान से नाराज हो जाएगी। इसलिए ईरान की मजबूरी भी है कि वो इजराइल पर जवाब दे,
जैसा वो सवाल कर रहा है उसी भाषा में, उसी अंदाज से उसे जवाब देना चाहिए। एक और आपसे सवाल बैक टू बैक ले लेता हूं, लेकिन इजराइल हमेशा जाना जाता है बदले की कार्रवाई के लिए। वो कहता है कि आपने अगर हमें छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं, वो हमेशा ये प्रूव करके दिखाता भी है। तो मान लीजिए कि ईरान ने पलटवार किया, तो क्या ईरान इसके लिए तैयार है कि इजराइल फिर से जवाबी पलटवार करेगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त ईरान में जितने भी बंकर हैं वो सब जो है तैयार किए जा रहे हैं, साफ किए जा रहे हैं। उसमें जो जाले लगे हुए हैं, जो गंदगी है, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ईरान एक बड़ी जंग के लिए खुद को तैयार कर रहा है। अच्छा, मतलब तैयारी पूरी है ईरान की तरफ से भी? ईरान की तरफ से पूरी तैयारी है। आप वहाँ के जब सड़कों पे आप निकलेंगे तो वहाँ लोगों की जो आपस में बातचीत हो रही है, सब यही कह रहे हैं कि हमको इजराइल को खतरनाक तरीके से, जैसे उसने हमारे ऊपर हमला किया है वैसे जवाब देना चाहिए। और कल रात जो ईरान ने हमला किया तो उसकी वजह से भी ईरान में कितना नुकसान पहुंचा है ईरान को? इजराइल ने जो अटैक किया है, चूंकि आप वहीं पर मौजूद हैं तो वहां से वास्तविकता बता पाएंगे, कितना नुकसान पहुंचा है? कितने लोग मारे गए या फिर कितने नुकसान की खबर है ईरान में? हाँ, ईरान में। ईरान के बारे में जो खबर है वो 100 के आसपास की खबर है। 100 लोग मारे गए? ये 100 के आसपास, बिल्कुल रियल खबर मैं नहीं बता सकता हूँ हकीकत में क्या है, लेकिन 100 का अंदाजा जो है वहाँ के लोग बता रहे हैं। ठीक है सर, आप बने रहिएगा। असलम जी, हम आपका दोबारा रुख करेंगे। डीपी श्रीवास्तव साहब पूर्व भारतीय राजदूत ईरान में ही थे, हम उनके पास चलेंगे। डीपी जी, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या अमेरिका जानबूझ को इजराइल को आगे रख रहा है अपने हित को साधने के लिए? इसमें चाहे न्यूक्लियर की चर्चा हम कर रहे थे, या फिर क्या एक और साथ में हम दूसरा सवाल पूछ देंगे कि गाजा में जो कुछ भी हो रहा है, जो 20,000 बच्चों की जिनकी चर्चा कर रहे हैं असलम जी कि भूखे मर रहे हैं, खाने के लिए नहीं है, क्या वहां से ध्यान हटाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए भी अटैक किया गया? दो सवाल है मेरे सर। मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले दूंगा। हाँ। इस लड़ाई का गाजा से कोई संबंध नहीं, ना इजराइल के मोटिव्स के टर्म्स में, ना ही इरानियन मोटिव्स के टर्म्स में। इजराइल ने आक्रमण किया, उनका कहना है कि ये सेल्फ डिफेंस है, क्योंकि उनको उनके ईरान के आणविक प्रोग्राम से डर लगता है। और ईरान का कहना है कि ये उनकी सॉवरेनिटी और उनके लोगों को मारा है। इसका कोई हमास या पैलेस्टाइन से कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा, जहाँ तक अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रम्प का उनका ख्याल क्या है, उनके दिल में क्या, ये तो वही बता सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक अमेरिका से बातचीत चल रही थी और इस दौरान में ये हमला हो गया, तो इससे तो एक अविश्वास तो पैदा ही हुआ है और वो सही भी है, और अमेरिका की क्रेडिबिलिटी पे भी असर होगा इसका। अच्छा। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म उसमें देखें तो मैं 2015 तक था वहां पे, उस समय ये पहला आणविक समझौता हो गया था। अच्छा। अमेरिका भी उसमें था ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में, और वो समझौता ईरान ने निभाया, वो ईरान ने नहीं तोड़ा है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन उससे निकल गई 2018 में। तो ये तो जो आज की परिस्थिति है, ये इसके कारण कुछ और हैं। ठीक है सर, जी बिल्कुल। जाकिर हुसैन साहब, आप स्टूडियो में मौजूद हैं। क्या इजराइल पावर हाउस बनना चाहता है सबको पछाड़ के, वो भी अपनी शर्तों पर? पावर हाउस तो नहीं बनना चाहता, लेकिन हाँ, अमेरिका का एक ऐसा जो है आउटपोस्ट बनाया जा रहा है ताकि वो उस रीजन को कंट्रोल करे और अमेरिका अपने को आज़ाद करके और कंट्रीज़ को कंट्रोल करने की पॉलिसी चलाए, जो कि ओबामा ने कहा लीडिंग फ्रॉम बिहाइंड, पेविट एशिया। तो ये सारा उसी डायरेक्शन में सारा सब कुछ जा रहा है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि अब इजराइल जो है उस पोजीशन में रहेगा, क्योंकि अमेरिका की एक और मंशा आ गई है सामने। वो मैं इस तरीके से देख रहा हूँ कि इस 25 साल में जितने मिडिल पावर राइज किए थे, जो मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात कर रहे थे, उनका सर कलम करने के लिए अमेरिका बाहर निकला है। एक एक करके सबको जो है वो लेवल डाउन करेगा। उसका एग्जाम्पल मैं 3 चीज़ों को देता हूँ। नंबर 1, जो
यूक्रेन से के ज़रिए जो है रशिया के ऊपर अटैक किया गया, पर्ल हार्बर ऑफ रशिया। उसमें रशिया को ये बताया गया कि एग्रीमेंट करो, नहीं तो फिर तुमको घेरा जाएगा। सेकंड, हमको कहते हुए ये कह रहा हूँ मैं कि हमारे साथ भी अमेरिका ने वही दोगलापन किया। पहले हमसे कहा कि आप आइए सामने, आपका राइट है ये। बाद में जो है रूबियो जो है उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कहते हैं हम तो न्यूट्रल हैं। थर्ड स्टेज में उन्होंने कहा कि हम सीज़ फायर करते हैं। और फोर्थ स्टेज में है उनके पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को वाशिंगटन में बैठा के चाय पिला रहे हैं। यही चीज़ जो है हमको ईरान और इज़राइल के बीच में लगता है। ट्रम्प कहते हैं कि इज़राइल का राइट है, मार्क रूबियो कहते हैं कि हमसे इसका कोई मतलब नहीं है, और अगर वार बढ़ती है तो फिर ट्रम्प बैकफुट पे आएंगे। ही इज़ ए ट्रांजेक्शनल मैन, ही इज़ ए मागा मैन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उनके खेमे में खुद जो है एक बड़ा डिवीज़न हो रहा है कि क्या फिर अमेरिका जो है मिडिल ईस्ट के भवसागर में फंसने जा रहा है 10 साल के लिए, और चाइना और रशिया को एक मौका दे रहा है कि इसका सुपर पावर खरीदेगा। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा जहांगीर साहब को, हाँ, कि आज इलेक्शन अगर करा लें जहांगीर साहब, तो आप देख लीजिएगा महमूद अब्बास की क्या पोजीशन है। ही इज़ ए अपॉइंटेड पर्सन ऑफ सऊदी अरबिया एंड वेस्टर्न कंट्रीज, ही इज़ नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैलेस्टीनियंस। तो ईरान ही एक ऐसा कंट्री रहा जो फ़लस्तीनियन की चाहे जैसी भी लिप सर्विस किया, यूज़ कर रहा है ना यूज़ कर रहा हो, वही बात कर रहा है, वही आगे आ रहा है, वही जो एक शिया सुन्नी के डिवीज़न को भी वो उसने ख़त्म करने की कोशिश की है। अच्छा, ठीक है। क्यूराज जहांगीर साहब, अगर ये युद्ध और खींचते तो किस तरह से आप इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं ग्लोबल और खासकर भारत पर? देखिए, इसके नुकसान तो जैसे डीपी साहब ने कहा, भारत जैसे देश की पूरी आर्थिक स्थिति पे इसको फर्क पड़ेगा, और हम राजनीतिक और रणनीति के तौर पे इजराइल और अमेरिका के साथ हैं। ईरान का न्यूक्लियर होना एक बहुत ही वाजिब चीज़ है, और इसमें अमेरिका और इजराइल की दादागिरी की निंदा होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल वाजिब है। भारत जिस तरह से न्यूक्लियर हुआ, जिस तरह से उसने वेस्टर्न सेक्शंस को झेला, ये बात ईरान के बारे में बिल्कुल वाजिब है। पर ईरान के और भी कई पेच हैं, और आप उन पेचों के बिना ईरान की स्थिति को नहीं समझ सकते। ये सिर्फ कहना कि ये अमेरिका की साजिश है, ये तो वही आज से 50 साल पहले कोल्ड वॉर के वक्त की राजनीतिक समझ है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हजार और चीजें हैं जो मायने रखती हैं। मुझे वो मतलब नहीं, आप मानते हैं कि नहीं कि ये अमेरिका की साजिश है या नहीं? बिल्कुल नहीं है। ये देखिए, ये साजिशों पे चीजें नहीं होती। मुल्क और मुल्कों की विरासत और मुल्कों की नीतियां और कई चीजों पे टिकी है। आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है, असल जड़ क्या है? इसकी जो असल वजह ईरान और इजराइल की जो दुश्मनी है, वो दुश्मनी वैचारिक है। ईरान इजराइल के वजूद को कबूल ही नहीं करता। आपके एक साथी अभी जो बैठे हैं रिजवी साहब, उन्होंने अभी भी कहा कि इजराइल तो कोई देश ही नहीं है, ये तो किसी ने आके हमारा एक कमरा ले लिया। अरे भाई, वो कमरा तो यूनाइटेड नेशंस के 1947 के पार्टीशन प्लान के तहत हुआ था। और ये भले महमूद अब्बास को अब कायदे का नेता न माने, जो कि बात बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल इलेक्शंस नहीं होने दे रहे हैं और वो डिक्री से रूल कर रहे हैं। पर ग्रेट यासिर अराफात जो फिलिस्तीनियन लीडर हैं, जिन्होंने काफिया और फिलिस्तीन के झंडे को पूरे विश्व में पहुंचाया, ग्रेट यासिर अराफात ने 1988 में 1988 में जब इसका जवाब हम लेंगे, असलम जी तैयार रहिएगा जी। 1988 में उन्होंने 2 स्टेट सॉल्यूशन को माना था। उन्होंने कहा था कि 1947 में जो यूनाइटेड नेशंस का पार्टीशन प्लान था वो वाजिब है, यहूदियों का इस जगह पे हक है, और हम 2 देशों की मांग पे काम करने को तैयार है। इसीलिए तो ओस्लो पीस प्रोसेस हुआ, इसीलिए उनको नोबेल जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन दिखा देते हैं, फिर दर्शकों को थोड़ा सा हम जहांगीर साहब वो भी दिखा देंगे कि अगर कंपेयर कर लेते हैं किसकी क्या क्षमता है। हाँ असलम जी जवाब दीजिए। जहांगीर साहब ने कहा यूनाइटेड नेशन ने दिया है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि एक कमरा आपने किराए पर ले लिया और उसमें परमानेंट घर बनवा लिया, उसकी रजिस्ट्री करवा ली? देखिए, अगर 1000 अक्लमंद आदमी किसी एक अक्लमंद को जो है वो पागल कह दें, या पागल को अक्लमंद कह दें, तो उनकी वो बात सही नहीं होगी। ये बात ध्यान में रखिएगा। और आपको शायद याद हो कि जब ईरान के राष्ट्रपति हाशमी रफसंजानी साहब वहाँ गए थे यूएनओ में, तो उन्होंने इसी पॉइंट को रखा था और ये बात कही थी कि ये आप लोगों ने जो किया है इस पर बहस कीजिए, आइए बात कीजिए, और लॉजिकली तरीके से हम लोग बात करेंगे। इसको आपने जो हल किया इस मसले को जज्बात के आईने में हल किया है।
इसको अक्ल के आईने में हल करना होगा। तो काफी हंगामा हुआ था और आपको शायद याद हो कि कुछ लोग जो हैं उन्होंने बाइकआउट करके वो चले गए थे कि आपने तो यूएनओ की तौहीन कर दी। लेकिन देखिए, बात अगर बात करना है, समझना है, समझाना है, तो उसके लिए आपको ताकत का इस्तेमाल नहीं करना होगा और ना ही आपको लोगों का यानी गिनती का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा कि सब यूएनओ में इतने लोग थे। लेकिन सच्चाई क्या है, पहले आप ये देखिए कि सच्चाई तो यही है जो हमने कहा है, आपने कहा है कि इजरायली जो है ये तकरीबन 80-90 साल ठीक पहले, है असलम जी, एग्जैक्ट याद नहीं है कि वो आए थे और किस हालत में आए थे। आप वो फोटो कहिएगा तो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक वो है, फोटो आप प्रोग्राम के बाद भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगा। आए थे, ये यहूदी आए थे और किस हालत में आए थे, लेकिन आज उन्होंने उस पर कब्जा करके जो है वहां के लोगों को बेघर कर दिया। नहीं, यही तो इजराइल कहता है ना, ये दावा ही गलत है जो आप कह रहे हैं उनके मुताबिक। लेकिन इस चर्चा को आगे हम बढ़ाएंगे, थोड़ा सा हम दिखा देते हैं। आपने ताकत की बात कही थी, मौजूदा दौर में दोनों की ताकत है क्या, दर्शकों को जरा हम दिखा देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। देखिए, ईरान पर अटैक हुआ, फिर अगर स्थिति महायुद्ध में तब्दील होगी तो थोड़ा समझना पड़ेगा क्षमता दोनों की क्या है। इजराइल की बात कर लें, करीब 1.7 लाख सक्रिय सैनिक हैं एक्टिव, ये फोर्सेस की बात करें, करीब 6 लाख सक्रिय सैनिक है ईरान के पास, इस मामले में यहां पर आगे हैं। लेकिन बराबर कैसे हो जाता है इजराइल? 4.5 लाख रिजर्व सैनिक क्षमता है इनके पास, जबकि ईरान के पास 3.5 लाख रिजर्व सैनिक हैं। इस मामले में ये पीछे, तो थोड़ा बैलेंस हो जाता है। 1370 टैंक मौजूद हैं इजराइल के पास, जबकि 1996 टैंक मौजूद है ईरान के पास। इस मामले में ईरान लीड कर रहा है। लेकिन टेक्नोलॉजी की बात अगर कर लें तो आगे आपको और दिखाएंगे, इजराइल लीड करेगा। 600 से ज्यादा एडवांस फाइटर जेट्स मौजूद है, जबकि 550 लड़ाकू विमान ज्यादातर पुराने हैं ईरान के पास। जैसे इजराइल के पास F351, F15 और F16 शामिल है, एडवांस हैं ये। MiG-29 जो भारत में भी उपयोग होता है, और सुखोई 24 जैसे लड़ाकू विमान, इनमें से अधिकांश जो हैं पुराने हैं ईरान के पास। अब देखिए जरा मिसाइल्स की बात कर लें, मिसाइलें कम हैं लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ मौजूद हैं इजराइल के पास, जबकि 3000 से ज्यादा एडवांस बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल्स ईरान के पास मौजूद हैं। क्षमता कितनी है? मारक क्षमता लंबी दूरी तक 4800 किलोमीटर रेंज की मिसाइल मौजूद है इजराइल के पास, जबकि 2500 किलोमीटर तक की दूरी की मिसाइलें मौजूद हैं ईरान के पास। इस मामले में ईरान पीछे है, इजराइल आगे है। जबकि मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम की बात कर लें, इनके पास मौजूद है इजराइल के पास। कुछ रूसी और घरेलू डिफेंस सिस्टम इनके पास मौजूद है ईरान के पास। ये क्षमता बता रहे हैं। शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग रेंज मिसाइल इंटरसेप्टर मौजूद है इजराइल के पास, इसे लीड करता है। और ईरान जो है बाबर 373, खोरदान 15 और तलश 3 सिस्टम के साथ अपनी चुनौती को पेश करता है। यह हो गई बात। अब जरा जल्दी से नौसेना की ताकत पर नजर डालें। इजराइल के पास 101 वॉरशिप मौजूद है, जबकि ईरान के पास 67 वॉरशिप हैं, ये पीछे हैं इस मामले में। इजराइल 19 पनडुब्बियों के साथ आगे बढ़ रहा है, 5 पनडुब्बियां मौजूद हैं ईरान के पास। लगभग 4 गुना क्षमता इजराइल के पास ज्यादा है। तो ये हो गई नौसेना की ताकत, ये आपको हमने दिखाया है। उमा हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। उमा, ये ताकत की बात हो गई, लेकिन हर एक चीज ताकत के भरोसे, ताकत के सहारे नहीं चलती, डिप्लोमेसी भी काम करती है। एक तरफ रूस यूक्रेन, अभी अभी पाकिस्तान ने किस तरह से भारत को परेशान करने की कोशिश की, भारत ने बखूबी जवाब दिया, दुनिया ने दम देखा, शक्ति देखी, ताकत देखी भारत की। लेकिन क्या एक तरफ फिर से ईरान और इजराइल किस तरफ, किस दिशा में आगे बढ़ रहा है और इसका ग्लोबल इंपैक्ट कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, जब दोनों देशों की ताकत की बात होती है तो हमें उस समय ये भी याद रखना होगा कि दोनों देशों की जो सीमाएं हैं वो आपस में नहीं मिलती हैं। तकरीबन 1.5 से 2,500 किलोमीटर का जो फासला है वो फासला है, और इसलिए जो परंपरागत युद्ध है वो दोनों देशों के बीच नहीं हो सकता। यानी कि थल सैनिक जो हैं वो इजराइल की तरफ नहीं जा सकते, और इजराइल की जो थल सेना है वो ईरान के बॉर्डर पर नहीं आ सकती। तो यहीं पर आके सबसे ज़्यादा जो अहम हो जाता है वो है एयर पावर, यानी कि हवाई हमले की क्षमता या फिर हवाई बचाव की जो क्षमता है, एयर डिफेंस सिस्टम। तो इसमें इजराइल तो लीड करता हुआ नजर आ रहा है बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल, और यही जो है वो सारा जो डिफरेंस है वो पैदा करता है। और इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, क्योंकि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं तो उस बीच में कुछ खबरें भी आ रही हैं। ईरान से जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक वहाँ पर IRGC ने ऐसे पिकेट्स वहाँ पर इस्टेब्लिश किए हैं, पोस्ट इस्टेब्लिश किए हैं, जिसके तहत वो जो नागरिकों का जो मूवमेंट वहाँ पे हो रहा है, लोगों का जो मूवमेंट हो रहा है, उस पर नज़र रखी जा सके। अब इसके पीछे की वजह
क्या है। इसके पीछे की दो साफ वजह नज़र आती है। एक तो ये कि जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल रिजीम चेंज की बात लगातार ईरान में कर रहे हैं, तो ऐसे में IRGC जो है वो निगाह रखना चाहती है कि क्या कोई ऐसा गुट, कोई ऐसा समूह जो है वो क्या इस बात को लेकर आगे बढ़ता है। और दूसरी बात कि जब इजराइल ने अटैक किया ईरान पर तो बहुत सारे असलहे और हथियार की जो बात है वो तस्करी के जरिए वो ईरान में ले गया था। तो इन दोनों ही वजहों से वहाँ पर इस तरह के पिकेट्स इस्टेब्लिश किए गए हैं जहाँ पर आने जाने वालों पर निगाह रखी जा सके। तो एक अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे ये अंदाज़ा मिलता है कि जो ईरान की जो मौजूदा सत्ता है वो किस तरह से इस बात को लेकर सशंकित है कि ईरान जो है, जो इजराइल है और अमेरिका जो है वो रिजीम चेंज करने के लिए वहाँ पर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, हम जल्दी से मैप के माध्यम से उमा दिखा देते हैं दर्शकों को कि अटैक जो हुए वो कहां कहां हुए। दर्शकों को हम जल्दी से कहेंगे कि इस स्क्रीन पर अब नजर डालिए, थोड़ा आपको अपडेट कर देते हैं फटाक से, क्योंकि कहां कहां हमले हुए ये जानना जरूरी है। इजराइल में, इजराइल का ये हमला तेहरान में हुए, राजधानी में सैन्य ठिकाने, सेना का ये मुख्यालय वहां टारगेट किया गया। ये जो लाल घेरे में आप दिखा रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं, ये अटैक किया गया। और नंताज ये मुख्य यूरेनियम संवर्धन सुविधा है, जो कि आपको थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी, जहां पर 2 जगह से धुआं उठता हुआ आपको नजर आया, वो मिसाइल्स गिरे थे। और इस्फहान परमाणु अनुसंधान सुविधाएं यहां पर मौजूद, और वहां पर यह अटैक किया गया। फोटो भूमिगत परमाणु संवर्धन सुविधा मौजूद है और यहां पर भी यह अटैक किया गया, ये इजराइल की तरफ से। यानी कि जो भी सैन्य मुख्यालय या जो ताकत जहां पर मौजूद है ईरान का, वहां पर। लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि ईरान ने जो जवाबी हमले किए वो कहां कैसे किए। ईरान के जवाबी हमले तेल अवीव में, ये राजधानी है, सैन्य क्षेत्र IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वहां पर यह अटैक किया गया ईरान की तरफ से। यरूशलेम रणनीतिक ठिकाने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वहां का शहर है। अब वहां पर यह अटैक होता है और उसमें नुकसान भी पहुंचता है। रमात है, आवासीय क्षेत्र है, यानी कि लोग रहते हैं, रिहायशी इलाका है, वहां पर यह अटैक किया गया। और 50 मंजिली जो इमारत है वो धराशायी हुई। होद हशारोन में है, बुनियादी ढांचा को नुकसान पहुंचा, ये आपको हमने बता दिया। चलिए अब हम रुक करेंगे जाकिर हुसैन साहब का। क्या ये जो हम सब कुछ दिखा रहे हैं और दुनिया देख रही है, इसको मानकर चला जाए कि खाड़ी से ही तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी? क्योंकि हर तरफ तो अब मामला सब ठीक ठाक लग रहा है और अचानक से ऐसा लगा कि मिडिल ईस्ट में लगातार हलचल है जो रुकने का और थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, कुछ ऐसे ही मामला कुछ ऐसे ही लग रहा है कि ईस्ट और वेस्ट का जो डिसीजन होगा वही मिडिल ईस्ट में होगा, खाड़ी युद्ध से ही शुरू होगा। वहाँ पर चाइना का भी है। देखिए, एक चीज़ बहुत ही क्लियर है कि रशिया और अमेरिका के पोल्स डिटर्मिन्ड हैं, कोल्ड वार से चले जा रहे हैं। वर्ल्ड में 2 पोल हैं। चाइना अपना पोल बनाना चाहता है। अगर चाइना ने ईरान का खुल के समर्थन नहीं किया, 2016 में स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट साइन किया है ईरान से, अगर चाइना ने खुल के सपोर्ट नहीं किया तो चाइना की साख गिरेगी, लोग उससे छोड़ के भागेंगे। लेकिन हम फिर यही देखते हैं, SCO को चाइना ने हाईजैक करने की कोशिश की और वहाँ पर इजराइल को कंडेम करने का स्टेटमेंट पास किया गया, जिससे इंडिया ने अपने को अलहदा किया है। तो यहीं पे सारा जो है, अगर ये बातें कंट्रोल में नहीं आती हैं तो ये युद्ध यहीं से शुरू होगा और शायद जो है दुनिया की बड़ी ताकतें जो हैं इसके काल का ग्रास बनेंगी। और मुझे लगता है कि अगर ये बड़ी ताकतें इसमें शामिल होती हैं तो ये युद्ध जल्दी नहीं रुकेगा। और इस युद्ध का क्या शक्ल आएगा, जो आपने सैन्य शक्तियों के बारे में बताया, इसमें 2 चीज़ें जो है 21st सेंचुरी वारफेयर में 2 चीज़ें बिल्कुल क्लियर होकर सामने आई हैं। किसी भी कंट्रीज़ का डिफेंस सिस्टम उतना कामयाब नहीं रहा। ओके, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ड्रोन वार फाइट और मिसाइल की लड़ाई है, इसमें ईरान भी पीछे नहीं है। ठीक है। तो इसमें जो है कहाँ कहाँ कौन कौन डिस्ट्रक्शन करेगा, इसको कहना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, ठीक है। उमा, हम चाहेंगे कि 1 मिनट है आखिरी, आप अगर क्लोजिंग रिमार्क्स किसी भी गेस्ट से लेना चाहें, और कौन सा वो सवाल आपके ऊपर। जी, मैं जहांगीर साहब से जानना चाहूँगा कि अभी जो वहाँ पे सूरत हाल है वो किस तरह का है, और जो वहाँ, क्योंकि आप वहीं मौजूद हैं, हमने दृश्य देखे हैं वहाँ से, अगर हमारे दर्शकों को आप बता पाएँ कि किस तरह से सायरन वहाँ पे बार बार उसकी आवाज़ जो है एयर सायरन की वो आती है, और किस तरह से अभी आम जीवन वहाँ पर है जो बिल्कुल इस युद्ध के साए में जी रहा है। देखिए, तेल अवीव में कल रात मतलब रमतगान और रिसोन लेजियोन में 2-3 लोगों की जो मौत हुई है कल रात, बड़ी मतलब डरावनी रही। डर का माहौल आज भी है, सड़कों पे लोग नहीं हैं और सारे लोगों की चिंता आज रात की है। जहाँ तक आम जनता का डर है मिसाइल्स को लेके और सायरन और बंकर का,
वो चूंकि इन्होंने अक्टूबर 2023 से झेला है हमास के चलते, तो वो उतना नहीं है। पर एक जो बड़ा इजाफा इनके डर का है वो है कि इनको ईरान की क्षमता का नहीं पता। ठीक है सर। इजराइल नेताओं ने कल कहा था कि इजराइल के लोगों को एक अनयूजुअल प्राइस पे करनी पड़ेगी इस बार। तो मेरे ख्याल से इजराइल के नेता भी डरे हुए हैं कि ईरान किस तरह की मिसाइल से कितने बड़े एक्सप्लोजिव के साथ हमला कर सकता है। तो डर का माहौल बहुत अगर है। आधा मिनट है तो मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि ओबा, अब चूंकि वक्त की पाबंदी है, क्योंकि इतना बड़ा डिवास्टेशन जो देखना नहीं पड़ा था तेल अवीव को, उस मद्देनजर जो है वो ज्यादा और खतरनाक हो जाता है सिचुएशन। डन। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं और सबसे ज्यादा आप सभी दर्शकों का आभार प्रकट करते हैं। इस कार्यक्रम में आपने शिरकत की, हम सबको देखा और सुना। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए अभी के लिए इजाजत। अब आपसे आज रात 9 बजे मुलाकात होगी, लेकिन एनडीटीवी इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं। अब से थोड़ी देर के बाद खबरों को आप सभी तक पहुंचाएंगे हमारे सहयोगी विकास भदौरिया।